अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ओटी मॉडल्स, ठीक है, या ओटी फ्रेमवर्क्स, ठीक है। अब अच्छा, ओटी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जो मॉडल्स हैं वो सिंपल फ्रेमवर्क्स हैं जो कि थेरेपिस्ट की क्लाइंट्स की प्रॉब्लम को और अंडरस्टैंड करने में और ट्रीटमेंट को स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके दो काम हैं, एक तो हो गया फ्रेमवर्क इस करता है कि अंडरस्टैंड करता है प्रॉब्लम्स को क्लाइंट के, एंड देन दूसरा आ जाता है कि उसको ट्रीटमेंट जो है वो स्ट्रक्चर्ड वे में प्लान करने में हेल्प करेगा, ठीक हो गया। अब ये क्या एक्सप्लेन करते हैं कि एक पर्सन जो है, एक इंसान जो है, उसको डिफ़िकल्टी क्यों हो रही है, क्या ऐसी वजह है जिस वजह से एक इस इंसान को, ये जो क्लाइंट मेरे पास आया है, ठीक है, इसको डिफ़िकल्टी हो रही है और थेरेपी कैसे हेल्प कर सकती है इसकी, ठीक है। कौन सी थेरेपी जो है इसके लिए ज़्यादा बेस्ट या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, ठीक है। इसमें हम जो आज 3 मॉडल पढ़ेंगे उनमें सबसे पहले आ जाता है मॉडल ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ठीक है, ऑक्यूपेशन, पर्सन एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन मॉडल एंड बायोसाइकोसोशल मॉडल, ठीक हो गया। अब मॉडल ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है ये क्या एक्सप्लेन करता है कि कैसे एक इंसान की मोटिवेशन, ठीक है, इसमें क्या चीज़ आ जाती है, सबसे पहले मोटिवेशन, उसके हैबिट्स, उसकी एबिलिटीज़, उसका इन्वायरमेंट, उसकी डेली लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। क्या-क्या चीज़ें उसका मोटिवेशन, हैबिट्स, एबिलिटीज़ और उसका एनवायरनमेंट जो है वो कैसे उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल क्या कहता है कि एक पर्सन जो है वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए 3 चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। उसके अंदर उसके लिए 3 चीज़ें जो है वो मैटर कर रही होती हैं। सबसे पहला आ जाता है वोलेशन, उसके बाद आता है हैबिचुएशन और देन उसके बाद आ जाता है इसमें परफॉर्मेंस कैपेसिटी एबिलिटीज़, ठीक है। अब वोल्यूशन क्या है कि इसमें एबिलिटी के बारे में उसका इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी एबिलिटी है, जो भी चीज़ वो परफॉर्म कर रहा है उसमें उसका कितना इंटरेस्ट है, ठीक है। उसकी वैल्यूज़ क्या हैं और उसके पर्सनल बिलीव्स क्या हैं, ठीक है। अब एग्जांपल, एक बंदा कह दे कि मैंने ये काम नहीं करना, ठीक है। अब एक बंदे ने सिंपली, आपको लगता है कि उसने कह दिया कि वो ये काम नहीं करना चाह रहा, लेकिन असल में वो ये काम किस वजह से कहता है कि मैं नहीं कर सकता, ये मैंने नहीं करना ये काम, क्योंकि उसकी जो मोटिवेशन है वो कम हो जाती है, ठीक है। और जब मोटिवेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हैबिचुएशन, हैबिट्स या फिर रोल्स, ठीक है। अब एक हर इंसान है, उसके फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, पेरेंट्स हो गए, ठीक है, तो इंजीनियर हो गया, जो भी है, ठीक है। उनके हर काम में हर अपने रोल्स होते हैं, अपने हैबिट्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें उसकी डेली रूटीन्स या उसकी लाइफ के रोल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उसकी रूटीन्स या फिर उसके रोल्स, ठीक है। स्ट्रॉन्ग रूटीन एक्टिविटीज़ को, जो स्ट्रॉन्ग रूटीन्स हैं, स्ट्रॉन्ग रूटीन्स क्या है, जो चीज़ बार बार हो रही होती है, ठीक है। वो उससे क्या होगा, एक्टिविटीज़ को वो ईजियर बना देते हैं, ठीक है। कैसे कि वो फिर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसमें। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जो कि साइकिल, उसकी साइकिल चलाने की स्किल इतनी इतनी बेस्ट हो जाती है कि अगर वो साइकिल चला रहा है लेकिन वो सोच कुछ और रहा है बीच में, ठीक है। अब वो सोच, उसका दिमाग तो कहीं और है लेकिन उसके जो पाँव है वो पेडल को चला रहे हैं, ठीक है। उसका वहाँ पे हालांकि ध्यान नहीं है, लेकिन उसकी हैंड फुट की कोऑर्डिनेशन इतनी ज़्यादा बेस्ट हो जाती है, उसमें स्किल में इतना माहिर हो जाता है कि बगैर वहाँ पे ध्यान ले जाते हुए भी वो साइकिल को चला रहा होता है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस कैपेसिटी या एबिलिटीज़ क्या है कि इसके साथ जो आपका इन्वायरमेंट है, लाइक आपका होम हो गया, आपका स्कूल हो गया, आपका वर्क प्लेस हो गया, आपकी फैमिली सपोर्ट हो गई, ठीक है, और जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं, ये एक्टिविटी के सक्सेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपकी जो भी आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी आपके अंदर परफॉर्मेंस हो रही होती है, उसकी वजह से जो है आपका एनवायरनमेंट जो है उस चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है। उस पे, आपकी एनवायरनमेंट पे आपकी परफॉर्मेंस लेवल या आपका परफॉर्मेंस क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अगर आपका एनवायरनमेंट या आपका सोशल सपोर्ट पॉजिटिव है, ठीक है, तो आप उस एक्टिविटी को या उस परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट ऐसा है, नेगेटिव है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाता है कि थेरेपिस्ट कैसे यूज़ करता है एमओएचओ को, ठीक है? एमओएचओ मॉडल को थेरेपिस्ट कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है? अब जो थेरेपिस्ट है वो ये असेस करेगा कि क्या चीज़ है जो कि क्लाइंट को मोटिवेट कर सकती है, ठीक है? जब क्लाइंट आपके पास आया, आपने उसको ऑब्ज़र्व कर लिया, आपने उसकी क्वेश्चनिंग कर ली है, ठीक है? जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताए थे कि आपने ये क्वेश्चनिंग आपने भी देखने हैं कि क्लाइंट को क्या-क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है, ठीक है? तो उसके बाद देखना है कि क्लाइंट को क्या चीज़ है जो कि मोटिवेट कर सकती है, ठीक है? कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिनसे परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सकती है या फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है, ठीक है? क्लाइंट के अंदर कौन सी कॉग्निटिव या फिर फिजिकल लिमिटेशंस हैं और कौन सी एनवायरमेंटल बैरियर्स हैं जो कि उसके इस एक्टिविटी को कम कर रहे हैं या फिर डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है? अब इनके अकॉर्डिंग फिर जो थेरेपिस्ट है वो मोटिवेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज इंक्लूड करेगा, ठीक है? रूटीन ट्रेनिंग करवाएगा, स्किल डेवलपमेंट करेगा और एनवायरमेंटल चेंजेस भी करेगा, ठीक है? एनवायरनमेंट चेंज करने से अगर तो नेगेटिव है और उसको चेंज कर दो तो क्या होगा, उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस आ सकता है, ठीक है? अब नेक्स्ट जो आपका मॉडल है वो है पीईओ या फिर पर्सन इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशन, ठीक है? अब इसमें जो चीज़ जिस चीज़ पे फोकस होता है वो है ये है कि कितने अच्छे से पर्सन उसका एनवायरनमेंट और उसकी एक्टिविटी एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, ठीक है? आप 3 चीज़ों पे कंसिस्टेंट रहिए, कितने? 3 पार्ट्स पे। कौन-कौन से? पर्सन, उसका एनवायरनमेंट और उसकी एक्टिविटी, ठीक है? ये तीनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ कितने अच्छे से मैच हो रहे हैं, ठीक है? इस अब पर्सन जो है सबसे पहले आपका फ़ोकस किस पे होना चाहिए? पर्सन पे, ठीक है? कि पर्सन की फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है, उसकी थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, उसका इमोशनल स्टेटस कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है और उसके स्किल्स कौन-कौन से हैं उसके अंदर, ठीक है? देन आ जाता है आपके पास एनवायरनमेंट। अब इसमें आ जाता है उसका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट या फिजिकल स्पेस क्या है कि उसका फर्नीचर कैसा है, उसकी लाइटनिंग कैसी है और उसके आसपास जो है वो नॉइस का लेवल क्या है, ठीक है? सोशल सपोर्ट आ जाता है इसमें, लाइक आपकी फैमिली हो गई, आपकी टीचर्स हो गए, ठीक है? देन आ जाता है कल्चरल एक्सपेक्टेशंस, ठीक है? और इंस्टीट्यूट जहाँ पे अगर एक वर्किंग मैन है या वुमन है, ठीक है? तो उसके इंस्टीट्यूशन के रोल्स क्या हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाता है थर्ड इसमें पार्ट इसका पीईओ का ऑक्यूपेशन, लास्ट पार्ट, ठीक है? कि एक्चुअल टास्क डन हो, ठीक है? जैसे कि नहाना हो गया, उसकी राइटिंग होगी, कुकिंग होगी, स्टडी होगी और काम करना, ये सारी चीज़ें क्या है, उसके एक्चुअल टास्क हैं जो कि डन होने चाहिए, ठीक है? अब परफॉर्मेंस कब इम्प्रूव होगी? जब ये तीनों पार्ट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट होंगे, ठीक है? अगर तो किसी इन तीनों में से किसी एक पार्ट में भी कोई भी मिस्टेक आ जाती है, कुछ भी किया, तो फिर तीनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट है जो कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर रहे, तो थेरेपिस्ट जो है वो उस पार्ट को चेंज कर देगा, ठीक है? अगर तो पर्सन के अंदर कोई इशू आ रहा है तो वो उस पर्सन की उस चीज़ पे काम करेगा, ठीक है? और अगर तो उसके एनवायरनमेंट उसका अच्छा नहीं है तो उसके एनवायरनमेंट को जो है वो मॉडिफाई करेगा। अगर उसका ऑक्यूपेशन नहीं है तो उसके ऑक्यूपेशन को वो सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है? तो पर्सन को कैसे इन चीज़ों में देखा जाता है कि पर्सन को कैसे स्किल ट्रेन कर किस चीज़ से कर सकते हैं हम? स्किल ट्रेन से उसके एनवायरनमेंट को चेंज करके और उसके ऑक्यूपेशन लाइक टास्क को सिंप्लीफाई करके, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये जो है इसको कहाँ-कहाँ पे ज़्यादा बेस्ट है पीईओ मॉडल? स्कूल थेरेपी के लिए बेस्ट है, वर्कप्लेस रिहैबिलिटेशन के लिए बेस्ट है। अ, इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकल है इस वज़ह से, ठीक है? देन आपके पास मॉडल आ जाता है बायोसाइकोसोशल मॉडल, ठीक है? अब ये मॉडल क्या कहता है कि जो हेल्थ और डिसेबिलिटी है वो कभी भी एक फैक्टर से की वज़ह से नहीं होती है। हेल्थ और डिसेबिलिटी, ठीक है? वो कभी भी एक फैक्टर की वजह से नहीं हो सकती, बल्कि क्या होता है कि इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर हमेशा इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? ये तीनों फैक्टर हमेशा इंसान के इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, जैसे कि एक इंसान का पर्सन, एनवायरनमेंट और ऑक्यूपेशन एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या-क्या आ जाता है कि डिसीज़ हो गई, इंजरी हो गई, जेनेटिक्स हो गए, मसल वीकनेस हो गई, पेन हो गई या फिर फिजिकल एबिलिटी हो गई, ठीक है? अब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या-क्या आ जाता है, ठीक है? साइकोलॉजी जैसे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है? स्ट्रेस आ जाता है, एंग्जायटी आ जाती है,
डिप्रेशन आते हैं, फ़ियर आ जाता है, ठीक है, मोटिवेशन आती है, पर्सनैलिटी आ जाती है या फिर कोपिंग स्किल्स। अब आपकी जो चीज़ मोटिवेशन के साथ-साथ कोपिंग स्किल्स पे भी डिपेंडेंट होती है कि अगर आपके या एक इंसान की कोपिंग स्किल्स अच्छे हैं ना, तो वो अपनी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकता है बजाय उस पर्सन के जिसकी कोपिंग स्किल्स अच्छे नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट इसमें आ जाता है सोशल फैक्टर्स। आपकी फैमिली का सपोर्ट, एजुकेशन हो गई, आपके फाइनेंशियल कंडीशंस हो गए, आपके कल्चरल बिलीव्स जो हैं, ठीक है, आपका कल्चर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है इन चीज़ों पे, ठीक है, जो आपके स्टीरियोटाइप्स वगैरह बने होते हैं। देन उसके बाद वर्क प्लेस डिमांड्स और उसकी ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। एक इंसान की वर्क प्लेस डिमांड्स, उससे वर्क उसका जो एनवायरनमेंट है वो क्या-क्या चीज़ें डिमांड कर रहा है, क्या चीज़ें चाह रहा है उससे, ठीक है। अब थेरेपिस्ट कैसे यूज़ करेगा इस मॉडल को, पीईओ मॉडल को, कि वो सिर्फ़ बॉडी को ट्रीट करने की बजाय, ठीक है, जो थेरेपिस्ट है वो ना सिर्फ़ उसकी बॉडी को ट्रीट करेगा बल्कि एक थेरेपिस्ट को ये भी देखना है कि क्या जो क्लाइंट है वो इमोशनली रेडी है, ठीक है। ये जो एक्टिविटी, ये जो परफॉर्मेंस या तो जो उसको थेरेपी दी जा रही है उसके लिए क्या जो क्लाइंट है वो इमोशनली रेडी है, क्या जो फैमिली है थेरेपी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, क्या कोई सोशल या फाइनेंशियल बैरियर है जो कि इस थेरेपी को रोक रहा है, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जांपल में अगर मैं आपको ये तीनों मॉडल एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि स्कूल में लिखने से इनकार कर देता है, ठीक है। अब एमओएचओ मॉडल क्या व्यू करेगा कि शायद इस बंदे के अंदर या इस बच्चे के अंदर मोटिवेशन कम है, ठीक है, शायद इसकी स्टडी हैबिट्स जो है वो पुअर हैं या फिर जो इसकी हैंड एबिलिटी है वो क्या है, वीक है, ठीक है। एमओएचओ मॉडल ये चीज़ें देखेगा। अगर तो पीईओ के व्यू से हम लोग देखें तो पीईओ क्या व्यू करेगा इसमें कि जो जैसे मैंने आपको फर्नीचर बताया था ना कि इसमें फर्नीचर आ जाता है उसका एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो देखेगा कि शायद जो उसका डेस्क है उस बच्चे का उसकी हाइट सही नहीं है या शायद जो बच्चा है वो छोटा है और डेस्क जो है वो बड़ा है, या बच्चा बड़ा है डेस्क जो है वो छोटा है, ठीक है। या तो फिर ये देखेगा कि क्लास का एनवायरनमेंट ऐसा है जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या उसके लिए डिस्ट्रैक्शंस पैदा कर रहा है, ठीक है। एक बच्चा है जो कि लिख रहा है, बाकी सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो क्लास के बच्चे का दिल कहाँ करेगा लिखने का? उसका तो कभी एक बच्चे पे ध्यान जाएगा, कभी दूसरे बच्चे पे ध्यान जाएगा, तो डिस्ट्रैक्शन वहां पे हो रही होगी, ठीक है। तो बायोसाइकोसोशल मॉडल जो है वो क्या व्यू करेगा कि मे बी हैंड वीकनेस है, ठीक है। इस यहाँ पे हैंड वीकनेस क्या हो गई, उसका बायोलॉजिकल फैक्टर, फेल होने का डर है उसको, ठीक है, तो डर क्या है, फियर, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर, और टीचर की सपोर्ट कम है, ठीक है, टीचर सपोर्ट किस में आ जाता है, सोशल फैक्टर में आ जाता है, ठीक हो गया। तो 3 अलग-अलग चीज़ों से हमने इसको देखा एक ही एग्जांपल को, ठीक है। तो हर मॉडल जो है वो सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से देख रहा है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है हमारे पास एक्टिविटी एनालिसिस, ठीक है। अब एक्टिविटी एनालिसिस क्या है, टास्क को सिंपल स्टेप्स में ब्रेक करना है, ब्रेकिंग टास्क इनटू सिंपल स्किल्स। अब इसका मतलब क्या है कि डेली टास्क जो डेली टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है ताकि जो हम लोग अंडरस्टैंड कर सकें या अंडरस्टैंड किया जाए कि कौन सी स्किल जो है वो कंप्लीट करने के लिए थेरेपी की या ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है, ये थेरेपी नीडेड है कौन सी स्किल के लिए, ठीक है। अब थेरेपिस्ट इस मॉडल को यूज़ करता है, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी मॉडल बताया ना फ्रेमवर्क्स, ठीक है, वो रिकमेंड किए गए हैं, ठीक है, जो कि अमेरिकन ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन से ने दिए हैं, ठीक है, ये जो मॉडल्स हैं ये, ताकि देखा जाए कि पर्सन क्यों स्ट्रगल कर रहा है और किस एबिलिटी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं, ये कि एक एक्टिविटी लें, उसे सिंपल स्टेप्स में डिवाइड करें और आइडेंटिफाई करें कि उन स्किल्स को जो हर स्टेप में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। स्किल्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने हैं जो कि उस हर स्टेप में रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब जो एक्टिविटी एनालिसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, समटाइम जो पर्सन है ना, पर्सन टास्क नहीं कर पा रहा होता, क्यों? अ पर हमें जो है वो एग्जैक्ट रीज़न इस चीज़ का नहीं पता होता, ठीक है। जो पर्सन है वो एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर पा रहा, क्यों? क्योंकि हमें उसका, अब यहाँ पे हमें उसका एक्चुअल रीज़न या एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता होता, ठीक है। तो हमें इसका एक्चुअल रीज़न या वजह कैसे पता लग सकती है, एग्जैक्ट वजह, एक्टिविटी एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। अब एक्टिविटी एनालिसिस जो है उससे हम पता लगाएंगे कि कौन सा स्टेप डिफ़िकल्ट है, ठीक है, कहाँ पे एक क्लाइंट को
डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है इस टास्क को परफ़ॉर्म करने में, ठीक है? कौन-सी फ़िज़िकल स्किल जो है वो उस इंसान के अंदर मिसिंग है, उस क्लाइंट के अंदर मिसिंग है। प्रॉब्लम जो है वो क्या है और वो अटेंशन है, ठीक है? वो मेमोरी है, स्ट्रेंथ है या वो कोऑर्डिनेशन है। इन तीनों इन सब में से वो क्या चीज़ है, ठीक है? टास्क को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं और कैसे हम टास्क को अडेप्ट कर सकते हैं, ठीक है? इससे जो है वो क्या होगा कि थेरेपी और भी ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी जब हम इन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखते हुए एक इंसान को या एक क्लाइंट को डील कर रहे होंगे, ठीक है? तो इससे थेरेपी हमारी बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ ग्लास से पानी पीना। अब सुनने में तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल टास्क लग रहा है कि पानी पीना है ग्लास से, ठीक है? लेकिन जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो बहुत सी स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं इसमें, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले आ जाता है ग्लास को देखना, ठीक है? इस तक पहुँचना, फिंगर को खोल के खोलना, देन उसके बाद ग्लास को पकड़ना, ग्लास को उठाना, पानी डालना, पानी को उस ग्लास को फिर मुँह तक लेके जाना, ठीक है? सेफ़ली उसको टिल्ट करना और पानी स्वैलो करना। अब इसमें कितनी स्किल्स रिक्वायर हुई हैं? 9 स्टेप्स थे इसमें, ठीक है? इसमें जो स्किल्स अच्छा रिक्वायर हुई हैं वो कौन-कौन सी थी? विज़न की सबसे पहले, ठीक है? नज़र, ठीक है? ग्लास को देखने के लिए। शोल्डर एंड आर्म मूवमेंट दोनों इस्तेमाल हुई हैं इसमें, ठीक है? ग्रिप स्ट्रेंथ इस्तेमाल हुई है इसमें, ठीक है? हैंड ग्रिप स्ट्रेंथ होगी तो ही वो ग्लास को पकड़ पाएगा। कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व हुई है, सिटिंग बैलेंस इन्वॉल्व हुआ है और स्वेलविंग कंट्रोल भी इन्वॉल्व हुआ है इसमें, ठीक है? अगर तो स्ट्रोक का कोई पेशेंट है फॉर एग्ज़ाम्पल और वो ग्लास उससे उससे उसके हाथ से जो है वो गिर जाता है, तो एक्टिविटी एनालिसिस क्या से हम लोग क्या आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इश्यू जो है वो कहाँ पर है, ठीक है? आया ग्रिप वीक है उसकी, पुअर बैलेंस है या फिर उसके जो है वो कोऑर्डिनेशन का मसला है, ठीक है? एक्टिविटी एनालिसिस से हम ये चीज़ें देखेंगे, ठीक हो गया? स्किल जो चेक की जाती हैं उनकी टाइप्स जो है वो हैं कौन-कौन सी हैं? फिज़िकल स्किल देखी जाती हैं एक्टिविटी एनालिसिस में, कॉग्निटिव स्किल्स देखी जाती हैं, ठीक है? मेमोरी, अटेंशन वगैरह जो होती हैं। सेंसरी स्किल्स देखी जाती हैं, ठीक है? आपके 5 सेंसेस होते हैं, ठीक है? सोशल स्किल्स देखी जाती हैं एंड देन सोशल स्किल्स में क्या-क्या होती है? मोटिवेशन या पेशेंस वगैरह, ठीक है? अब थेरेपिस्ट कैसे यूज़ करेगा इसे? टास्क को सिंपल स्टेप्स में तोड़ने के बाद, ठीक है, टास्क को एक दफ़ा उसने सिंपल स्टेप में तोड़ दिया, उसके बाद वो क्या करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ उसका डिफ़िकल्ट स्टेप्स की प्रैक्टिस करवाएगा, ठीक है? जहाँ पे क्लाइंट को मुश्किल आ रही है, उन स्टेप की प्रैक्टिस करवाएगा। टास्क को मॉडिफ़ाई कर देगा, ठीक है? ईज़ी स्टेप्स में उसको कर देगा। देन उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज कर देगा उस इंसान का, असिस्टिव टूल्स यूज़ हो गए, न्यू मेथड टीच होगा, ठीक है? तो इससे थेरेपी फ़ोकस्ड और प्रैक्टिकल होगी, ठीक है? ना कि जस्ट रैंडम एक्सरसाइज़ेज़ पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है? देन आ जाता है उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, ठीक है? तो ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस क्या है कि एक इंसान कितने अच्छे से अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को कर सकता है, ठीक है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी में इसको हम क्या कहते हैं कि ये एक्चुअल एबिलिटी होती है एक इंसान की अपनी लाइफ के मीनिंगफुल टास्क को परफॉर्म करने की, ठीक है? सिर्फ ये नहीं कि उसमें फिजिकल स्ट्रेंथ है, ठीक है? ये सिर्फ ये नहीं चाहिए आएगा अब जो हमारे पास ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस है, ठीक है? इसका गोल क्या है कि हमेशा डेली लाइफ में जो इंसान है उसकी बेटर पार्टिसिपेशन हो, ठीक है? उसकी पार्टिसिपेशन क्या होनी चाहिए? बेटर होनी चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन फंक्शनिंग। अब एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से क्या होता है कि कैसे एक इंसान की सराउंडिंग जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं उसकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को, ठीक है? उसकी एबिलिटी को इन टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? ये जो भी टास्क वो अपनी लाइफ में परफॉर्म कर रहा है उसका एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें उसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर तो उसका एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो वो इंसान जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। लेकिन अगर उसका एनवायरनमेंट जो है वो नेगेटिव